प्रोविजन रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड। आज हम लोग डिविडेंड के ऊपर बात करेंगे, वेरी टेक्निकल एंड 100% श्योर एक 10 नंबर का क्वेश्चन तो यहां से रहेगा ही। प्रोविजन रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड। The dividend which is declared at the annual general meeting of the company is known as the final dividend. फाइनल है तो इंटरिम भी होगा, यस। एजीएम में अगर डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो फाइनल डिविडेंड, लेकिन 2 एजीएम के भीतर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई डिविडेंड डिक्लेयर करता है, ऑब्वियसली उसको बाद में रेटिफाई कराना पड़ेगा एजीएम में, वो होता है इंटरिम डिविडेंड। मैं इंटरिम डिविडेंड के बात नहीं कर रहा हूं, मैं फाइनल डिविडेंड के बारे में बात कर रहा हूं। The rate of dividend, the rate of final dividend. Petition. Oh, अच्छा अच्छा अच्छा। आज क्लास नहीं करते तो मिस करते। बहुत बहुत ही बारीकी चीज होगा। The rate of final dividend declared in AGM shall not exceed the rate recommended by the board. इसका मतलब क्या होता है सर? बोर्ड रिकमेंड करेगा, इसमें कोई बोर्ड एजीएम डिक्लेयर करे, एजीएम में शेयर होल्डर डिक्लेयर करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो रेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया है उससे ऊपर नहीं जा सकता, उससे बिलो तो जा सकता है लेकिन उससे ऊपर नहीं जा सकता। The rate of final dividend is proposed by the board and approved by the member in AGM. प्रपोज कौन करता है? बोर्ड, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड अप्रूव करता है मेंबर इन एजीएम। द रेट ऑफ फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर इन एजीएम शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट रिकमेंडेड, द रेट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड। ये बोर्ड जो रिकमेंड किया है उससे ऊपर नहीं उठ सकता है, लेकिन उससे नीचे जा सकता है। द प्रोविजन रिलेटिंग टू द फाइनल डिविडेंड एज पर कंपनीज एक्ट 2013 आर एज फॉलोज। कंपनीज एक्ट में प्रोविजन क्या है डिविडेंड का, ध्यान से देखिए। Under section 123 subsection 1 of Companies Act 2013, the dividend as per section 123 subsection 1 of the Companies Act 2013, dividend for any financial year shall be declared and paid from the following source। कौन कौन सा सोर्स से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं? 4 ऐसा सोर्स है। नंबर 1, करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर में अगर प्रॉफिट है तो वहां से कर सकते हैं। प्रॉफिट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर ऑब्वियसली आफ्टर प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन, मतलब डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद करंट फाइनेंशियल ईयर से आप डिविडेंड दे सकते हैं। नंबर 2, पास फ्री रिजर्व, मतलब जनरल रिजर्व पीएल जो अवेलेबल है पास ईयर का, पास फ्री रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो रिजर्व प्रॉफिट से क्रिएट हुआ है। ध्यान से देखिए, ठीक है, अभी ध्यान से नहीं बोलूंगा। प्रॉफिट एंड क्रेडिट बैलेंस इन द पीएल अकाउंट, मतलब इस किसके बारे में बात कर रहा है? रिजर्व के बारे में बात कर रहा है, पीएल के बारे में बात कर रहा है। And loss account after providing depreciation as per schedule 2, कल का क्लास में ही बोला था depreciation as per schedule 2 of the Companies Act, मतलब depreciation प्रोवाइड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब करंट ईयर के प्रॉफिट से दे सकते हैं, पास्ट ईयर के प्रॉफिट से दे सकते हैं, करंट ईयर और पास्ट ईयर का प्रॉफिट दोनों मिला के दे सकते हैं, दैट इज बोथ ए एंड बी। 4, out of the money provided by the central government and the state government for payment of dividend। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट अब अपना कंपनी के लिए कुछ डिविडेंड के लिए पैसा देता है तो वहां से भी दे सकते हैं। बेटा बोल सकते हैं 4 नंबर कौन सा कंपनी के लिए एप्लीकेबल है? ये पब्लिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, बिकॉज अदर केस में तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पैसा नहीं दे सकता। ओनली पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए है, गवर्नमेंट का कंपनी है तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो वहां से मनी दे सकता है डिविडेंड देने के लिए। तो पहला सोर्स है करंट प्रॉफिट, दूसरा सोर्स है पास्ट प्रॉफिट एंड पास्ट रिजर्व, दोनों केस में ही डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, एंड केस 3 ए एंड बी कंबाइन करके, एंड लास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट।
ये दोनों से माइनस करके भी दिया जा सकता है। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का पैसा से भी आप चाहे तो डिविडेंड दे सकते हैं, अगर इस कारण के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आपको पैसा देता है तो। बेसिकली एप्लीकेबल फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड carried forward of business loss and unabsorbed depreciation are required to be set off। क्या बोल रहा है? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से पहले बिजनेस लॉस जो अभी तक सेट ऑफ नहीं हुआ है, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन मतलब पास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन जो अभी तक सेट ऑफ नहीं हुआ है, आर टू बी सेट ऑफ करना पड़ेगा अगेंस्ट करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट पास्ट प्रॉफिट से आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। मतलब बैक ईयर में आपका लॉस बैठा है और करंट ईयर में आप डिविडेंड दे रहे नहीं होगा, तो करंट ईयर का प्रॉफिट से बैक ईयर का लॉस और अनअब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन व्हाटएवर में भी उसको सेट ऑफ करने के बाद अगर कुछ है तो आप दे सकते हैं। द कंपनी डज नॉट नीड टू ट्रांसफर अ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट टू द जनरल रिजर्व बिफोर अ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन एनी फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है जो कोई पार्ट ऑफ प्रॉफिट और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करे। इट इज नॉट कंपलसरी। मैं आपको इसके बारे में बाद में बताता हूं। इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का डिस्क्रिशन के ऊपर निर्भर करेगा टू ट्रांसफर एनी अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू द जनरल रिजर्व। इससे पहले मतलब आप लोगों से पहले कंपनी का 2013 से पहले मैं आप लोगों को बताता हूं, उस टाइम क्या होता था, कंपनी के लिए एक सर्टेन परसेंटेज 5%, 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होना कंपलसरी था। वो पहले होता था, अभी नहीं है, अभी कंपनीज एक्ट में नहीं है। लेकिन हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो 10%, 20% व्हाटएवर में भी द परसेंटेज वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकता है प्रॉफिट का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड कैरिड फॉरवर्ड फॉर द बिजनेस लॉसेस, the company does not need to transfer a particular percentage of its profit to the general reserve before the declaration of dividend in any financial year। तो मैंने बता ही दिया, it is a discretion of the company, discretion of the company in case of absence of profit and inadequacy of profit। मतलब अगर प्रॉफिट नहीं है और inadequate प्रॉफिट है, मतलब आपको पास्ट रिजर्व से प्रॉफिट लेना पड़ रहा है, in any financial year the company may declare dividend। I repeat, अगर प्रॉफिट नहीं है तब भी पास्ट ईयर से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ये कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा तब। क्या? द रेट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट बी मोर देन द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ द प्रीसीडिंग 3 years। जो रेट ऑफ डिविडेंड आप डिक्लेयर करने वाले हैं लास्ट प्रीसीडिंग ईयर का, लास्ट 3 साल का जो ईयर में आपने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसका एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द टोटल अमाउंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पास्ट प्रॉफिट, आपने जितना प्रॉफिट पास्ट रिजर्व से प्रॉफिट ड्रॉ किया होगा, इट शुड नॉट एक्सीड 10%। ये 10% से ज्यादा नहीं हो सकता है। व्हाट? पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। मतलब पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व मिला के जिसका टोटल बैलेंस होता है उसका 10% से ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। The amount so withdrawn shall be utilized to set off the current year's losses and depreciation। अमाउंट जो आपने विड्रॉ किया है वो पहले आपको करंट ईयर का लॉस एंड डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करना पड़ेगा, तभी आप दे सकते हैं। The balance of reserve after such withdrawal shall not be fall below 15% of its paid up share capital। मतलब विड्रॉ करने के बाद देखा जाना चाहिए उसका बैलेंस, रिजर्व का बैलेंस 50% ऑफ पेड अप कैपिटल से बिलो नहीं होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ डिविडेंड शैल बी डिपॉजिट इन अ सेपरेट अकाउंट मेंटेन विद अ शेड्यूल बैंक विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन द एजीएम। जिस डेट में डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है उस डेट के 5 दिन के भीतर शेड्यूल बैंक में
आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा डिविडेंड का अमाउंट जमा देना पड़ेगा। द डिविडेंड शैल बी पेड टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, डिविडेंड रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को आप देंगे इन कैश, नॉट इन काइंड, काइंड में डिविडेंड नहीं दे सकते, थ्रू चेक पेमेंट, डिविडेंड वारंट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, अभी इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही ट्रांसफर होता है विद इन 30 डेज ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। याद रखना, डिविडेंड का 5 दिन के डिक्लेरेशन का 5 दिन के बाद बैंक में ट्रांसफर होना चाहिए और डिक्लेरेशन का 30 डेज के भीतर पेमेंट होना चाहिए। मोड कैश में हो सकता है, चेक में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो सकता है, व्हाटएवर, लेकिन काइंड में कभी नहीं होगा। द कंपनी व्हिच फेल्ड to repay the deposit and interest shall not declare a dividend on equity share। कंपनी जो डिपॉजिट ले सकता है, अगर डिपॉजिट रिपे नहीं करता है, इंटरेस्ट उसका जो ईयरली इंटरेस्ट है पेमेंट नहीं कर सकता, कंपनी कभी भी क्या नहीं कर सकता है, कारों में ये देखना पड़ता है ना, आप रेगुलरली इंटरेस्ट और डिपॉजिट रिपे कर रहे हैं, यस और नो। अगर आप नहीं कर सकते तो आप डिविडेंड भी नहीं ले सकते। कंपनी हैज पेड adequate corporate dividend tax on the amount of dividend paid if applicable। देखिए ये वर्ड में मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज आज के डेट में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बोल के कुछ नहीं है, लेकिन अगर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स होता है तो तब आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को हटा ही देते हैं, बिकॉज आज के डेट में वो अवेलेबल नहीं है। The dividend which remain unpaid or unclaimed after 30 days from the date of declaration in AGM, 30 दिन के भीतर तो पेमेंट होना चाहिए, लेकिन 30 दिन के भीतर अगर वो पे नहीं हुआ, अगर पे हुआ लेकिन क्लेम नहीं हुआ, तो क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयरिंग द एजीएम हैज बीन ट्रांसफर्ड, वो ट्रांसफर हो जाएगा कहां पर, अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट बोल के एक अकाउंट होता है शेड्यूल बैंक के, विद इन द 7 डेज इन अ शेड्यूल बैंक, मतलब 30 दिन के बाद 7 दिन के भीतर अगर कोई डिविडेंड फाइनली या अल्टीमेट सेटल नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा, आपको अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। नो डिविडेंड शैल बी पेड इस कंपनी फेल टू पे द प्रोविजन अंडर सेक्शन 73 एंड 74 रिलेटिंग टू द बोरोइंग एंड रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। अगर कंपनी पब्लिक डिपॉजिट लिया है और उसका कोई कंडीशन कॉन्ट्रावेंट करता है सेक्शन 73 एंड 74 में, तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकता है। दैट इज द रेस्ट्रिक्शन। You cannot pay अगर आप इंटरेस्ट नहीं पेमेंट कर सकते हो, you cannot pay अगर कंडीशन ऑफ 73 एंड 74 रिलेटिंग टू पब्लिक डिपॉजिट ऑफ फेल करते हो तो आप नहीं दे सकते हैं। Now what is the duties of auditor? The auditor duties relating to the final dividend are as follows. The auditor should check whether the payment of final dividend is approved by the member in AGM। ऑडिटर क्या देखेगा, क्या फाइनल डिविडेंड अल्टीमेटली मेंबर अप्रूव किया था एजीएम में। द ऑडिटर शुड चेक वेदर द रेट ऑफ फाइनल डिविडेंड अप्रूव्ड इन एजीएम इज नॉट मोर देन द रेट प्रपोज्ड बाय द बोर्ड। ये कंडीशन रहना चाहिए जो बोला था। ऑडिटर शुड चेक वेदर द कंपनीज हैव चार्ज एडिक्वेट डेप्रिसिएशन एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। आप जानते हैं बिना डेप्रिसिएशन डिविडेंड नहीं दे सकते। द ऑडिटर शुड चेक the source of dividend as per the provision of Companies Act। Companies Act में जो सोर्स बोला है वही फॉलो किया है और नॉट। In case of inadequacy of profit, अगर प्रॉफिट कम होता है, the company can pay the final dividend out of the past profit। Yes, past profit से कंपनी डिविडेंड दे सकता है। The auditor should see whether all the conditions have been satisfied under section 123 subsection 1। ऑडिटर देखेगा ये जो पास्ट प्रॉफिट से आप डिविडेंड दे रहे हैं वो क्या ऑल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और यस और नो। द ऑडिटर शुड चेक द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉर अप्रूवल एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। द ऑडिटर शुड चेक, ऑडिटर क्या चेक करेगा, द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉर द अप्रूवल एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मौजूद है फॉर द अप्रूवल एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड वो फॉलो हुआ है और नॉट। The auditor should verify the bank statement with the shareholder register। बैंक में स्टेटमेंट चेक करके देखेगा किसको पेमेंट हुआ है और शेयर होल्डर के रजिस्टर के में उसका नाम है और नहीं। The company should check whether the amount of dividend was transferred to the dividend account of scheduled bank within the 5 days। जो बोला था 5 दिन के भीतर उसको
शेड्यूल बैंक में टोटल डिविडेंड ट्रांसफर करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा. The auditor should check whether the company has paid the necessary corporate dividend tax, if applicable. अगर corporate dividend tax applicable है, तब auditor check करेगा क्या वो पेमेंट हुआ है और नॉट. एक काम करते हो, इसको भी हटा देते हैं. मैं corporate dividend tax को आउट कर दिया. The auditor should check whether the dividend that remain unpaid or unclaimed after 30 days from the date of declaration has been transferred to unclaimed dividend account in the 7 days. जैसे मैंने बोला था, auditor should check whether the contravention relating to the provision of section 73 and 74 relating to the borrowing and repayment of public deposit. तो जो प्रोविजन है, वो प्रोविजन का फुलफिल हुआ है और नॉट, ऑडिटर को देखेगा. आप लोग एक चीज ध्यान से देखिए बेटा, बहुत अच्छी तरीके से. यहां पर मैंने जो प्रोविजन लिया है वही प्रोविजन को मोरलेस मैंने यहां पर लिखा है, और उसके पहले लिखा है द ऑडिटर शुड वेरीफाई, ऑडिटर शुड चेक, ऑडिटर शुड सी. बोलिए, एनी डाउट? एक जगह डाउट होगा, मैं जानता हूं, वो छोड़ के. एनी डाउट? सर यहाँ जो बी पॉइंट है सर, बी पॉइंट तो यस सर, डी में जो बी पॉइंट है, सब पॉइंट बी, वो बाद में आएंगे, वो दिखाना पड़ेगा आपको कुछ. ये छोड़ के सर अमाउंट विड्रॉ यूज फॉर लॉस एंड डेप्रिसिएशन, मतलब बी छोड़ के. हाँ नो सर. चलिए, डी छोड़ के. चलिए, मैं इलास्ट्रेशन आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया, इलास्ट्रेशन को पढ़िए. इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, जनरल रिजर्व 4 लाख, करंट ईयर में सेल्स 4 लाख, एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन 4 लाख 10, बिजनेस लॉस बिफोर डिप्रिसिएशन 10,000 और डिप्रिसिएशन ऑफ द करंट ईयर 5,000. The company proposed a dividend for the current year out of the past profit 10% on the share capital. Dividend paid last 3 years 12%, 15%, 9%. Can dividend paid in the current year? अच्छा एक सेकंड, मेरे भाभी का फोन. एक सेकंड. हाँ बोलो. আজকে যাব না বৌদি, আমি আজকে ডাক্তারকে ফোন করব. আমি 11টা 11:30 এখন একবার ফোন করব, ওই টাইমই আমাকে বলেছেন ফোন করতে. ঠিক আছে, আর তুমি একবার উপরে গিয়ে দেখে আসো, তাহলে আমি একটা ব্রিফ পেয়ে যাই. তুমি একবার উপরে গিয়ে দেখে আসো, ঠিক আছে? আমি তোমাকে ক্লাসে পড়েই ফোন করছি. একবার দেখো, বলে উঠতে পারো নাকি দেখো. Can dividend be paid in the current year by the company? क्या डिविडेंड पे कर सकता है करंट ईयर में? बोलो. क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखो, आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करो. तो खुद सॉल्व करने की कोशिश करो.
मैं आप लोगों को प्रोविजन में लेके आता हूं। क्या बोलना है? द रेट ऑफ डिविडेंड लास्ट 3 इयर्स का एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होगा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, जो अमाउंट विड्रॉ करोगे वो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व से ज्यादा नहीं होगा। विड्रॉ करने के बाद रिजर्व का बैलेंस 15% ऑफ पेड अप कैपिटल से बिलो, मतलब रिजर्व का अमाउंट 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से बिलो नहीं होना चाहिए। आ जाओ। टोटल डिविडेंड कितना प्रपोज कर रहा है बेटा? Sir, 10% of share capital. तो टोटल डिविडेंड 10% ऑफ शेयर कैपिटल कितना होता है? 10% ऑन 2 लाख, हाउ मच? 20,000. क्लास उसको करंट ईयर का बिजनेस लॉस सेटअप करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन सेटअप करना पड़ेगा, यस और नो? Yes, sir. तो 20,000 डिविडेंड देने के लिए उसका कितना क्वांटम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लगेगा, रिजर्व लगेगा? 35,000. आ जाओ। 35,000, 20,000 डिविडेंड प्लस बिजनेस लॉस सेटअप करने के लिए 10,000 और डिप्रिसिएशन करने के लिए 5,000, टोटल 35,000, यस और नो? Yes, sir. Requirement of fund. First condition, the rate of dividend should not be more than the average rate of last 3 years. Average rate of last 3 years is 12%, 15%, 9%, divided by 3, that is equal to 12%. So current year proposed dividend how much? 10%. 10%. So first condition satisfied, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. First condition satisfied. Okay. Number 2, the total amount that can be drawn from the past profit should not be, टोटल जो क्वांटम विथड्रॉ होगा वो कितना? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑन फ्री रिजर्व से बिलो नहीं होना चाहिए। आ जाओ। तो मुझे क्वांटम कैलकुलेट करना है। पेड अप शेयर कैपिटल 2 लाख, फ्री रिजर्व 4 लाख, टोटल 6 लाख है। तो 10% ऑफ पेड अप एंड शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व कितना होता है? 10% ऑन 6 लाख, 60,000. 60,000। और अमाउंट कितना विथड्रॉ आपको करना चाहिए? 35। 35. तो Yes. आप मैक्सिमम कितना? तो दैट इज द मैक्सिमम लिमिट 60, और आपको कितना विथड्रॉ करना है? 35, यस और नो? तो कंडीशन Yes, sir. Yes. चलो 3 में आते हैं। द बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर सच विथड्रॉल शुड नॉट बी लेस देन 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल। तो शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व कितना? 4 लाख। 4 lakh. Yes, कितना sir. आपका जरूरत है? 35,000। तो बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर विथड्रॉन 3,65,000। तो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल कितना होता है? 15% ऑफ 2 लाख, दैट इज 30,000। तो आपका बैलेंस ऑफ रिजर्व कभी भी 30,000 से बिलो नहीं हो सकता है। और आपका फिगर कितना आ रहा है? 3,65,000. तो क्या कंपनी दे सकता है? 35,000 यूज कर सकता है? Yes. तो क्या लिखा है? ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड टू पे डिविडेंड आउट ऑफ द पास्ट प्रॉफिट इन केस ऑफ शॉर्टेज और पॉसिबिलिटी और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट। देयरफॉर ऑडिटर शुड नॉट क्वालिफाई द रिपोर्ट इन दिस रेस्पेक्ट। अगर वायलेट हो जाता तो ऑडिटर रिपोर्ट को क्या करता? क्वालिफाई कर देता। बोलता है सब ठीक है लेकिन डिविडेंड डिक्लेरेशन में गलती है। यस और नो? Yes. पंकज एनी डाउट तुम्हारा बेटा? पंकज सर कोई डाउट? सर है सर।
नीचे। दिखाओ, बोलो बोलो बोलो, एक बार अच्छी तरह से देख लो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। क्वेश्चन में कभी भी ये सॉल्यूशन करने नहीं देगा, लेकिन समझने के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर बोलो, थर्ड कंडीशन बताइए। थर्ड कंडीशन तुम बोलो क्या है पहले, तो उसके बाद मैं बताऊंगा। तुम बोलो थर्ड कंडीशन में क्या है। याद नहीं है सर। चल मैं दिखाता हूं, है ना। थर्ड कंडीशन बोल रहा है रिजर्व विथड्रॉ करने के बाद आपका रिजर्व का बैलेंस कभी भी 15% ऑफ पेड अप कैपिटल से बिलो नहीं होना चाहिए। मतलब रिजर्व का जो बैलेंस वो पेड अप कैपिटल का 15% से बिलो नहीं होना चाहिए। मतलब आपका पेड अप कैपिटल था 2 लाख, उसका 15% कितना होना है 30,000। तो विथड्रॉन करने के बाद 4 लाख रुपए से विथड्रॉ करने के बाद एक कभी भी 30,000 से बिलो नहीं होना चाहिए। तो यहां पर क्या आ रहा है, 4 लाख से 35,000 विथड्रॉ करने के बाद 3,65,000, और मैक्सिमम मेरा मिनिमम कितना मेंटेन करना है, दैट इज अ मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन, मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन। कितना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा 15 विथड्रॉ करने के बाद 30,000, और मेरा बैलेंस कितना आ रहा है 3,65,000, तो मैं आराम से 35 दे सकता हूं। मैक्सिमम लिमिट जो परमिसेबल है, तो ये फर्स्ट कंडीशन को मैं बोलता हूं रेट, दूसरा है मैक्सिमम लिमिट, ये था रेट कंडीशन। रेट कितना होगा, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड ये है रेट ऑफ डिविडेंड बोलता है, ये बोलता है मैक्सिमम कितना आप ले सकते हैं, ये बोलता है थर्ड कंडीशन। उसके बाद आपका कितना मिनिमम बैलेंस होगा। और सर अगर करंट ईयर के प्रॉफिट से देते तो क्या कंडीशन होता? उसके लिए टू बी, इधर उधर कैसे होगा, मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन, मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना पड़ेगा। करंट ईयर में कोई बोला नहीं है, मतलब ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जो यहां पर है। तो ये है मिनिमम कितना रहना चाहिए, मैक्सिमम कितना ले सकता है, रेट कितना होगा, मतलब पास प्रॉफिट से लेना है तो आपको ये कंडीशन में फेस करना पड़ेगा। अमाउंट टू बी विड्रॉन नहीं समझ में आया, 35,000। डिविडेंड देने के लिए आपको कितना पैसा लगेगा बेटा, 10%। और डिविडेंड कितना रेट में देना चाहता है, वो बोल रहा है मैं 10% रेट में दूंगा, तो 10% ऑफ 2 लाख कितना आता है बेटा 20,000। लेकिन डिविडेंड देने से पहले आपका करंट ईयर का बिजनेस लॉस एंड डेप्रिसिएशन अगर अनअब्सॉर्ब्ड है तो उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो 20,000 तो पेमेंट करना से पहले मुझे 10,000 बिजनेस लॉस सेट ऑफ करना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो मुझे टोटल कितना लगा 5,000। 35,000। 20,000 मुझे डिविडेंड पेमेंट के लिए लगेगा, प्रॉफिट करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ करने के लिए 10,000 प्रॉफिट लगेगा, और डिप्रिसिएशन को एडजस्ट करने के लिए 5,000 लगेगा। तो टोटल कितना आया 15,000 आया ना बेटा।
और प्लस 20,000 डिविडेंड, तो टोटल 35,000। समझ में आया? Yes, sir. सर अगर डिविडेंड का रेट 12% से ज्यादा होता तो? Average? वेरी गुड क्वेश्चन। अगर सर डिविडेंड का रेट 12% से ज्यादा नहीं दे सकता, उसको डिक्रीज करना ही पड़ेगा। अगर दे देता है तो ऑडिटर क्वालिफाई कर देगा, कंडीशन फुलफिल नहीं किया है। क्वेश्चन क्या था? स्टेट वेदर द कंपनी शुड क्वालिफाई द ऑडिट रिपोर्ट फॉर डिविडेंड पेमेंट आउट ऑफ द पास्ट प्रॉफिट इन द ऑडिट रिपोर्ट। अगर कंडीशन वायलेट करता है 123 का, तब तो होगा ही। अगर 12% मिनिमम रेट होना, मैक्सिमम रेट होना चाहिए, आपने 14% दे दिया है, तो फंसोगे। डन? Yes, Yes, sir. चलो, ये आप लोगों को एक केस स्टडी मैंने करा के रखा है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। नहीं तो आपको समझ में नहीं आ जाता ये 3 लिखा आपने क्या है। ये प्रॉब्लम रहेगा तो आपके लिए इजी होगा। नाउ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिंग टू इंटरिम डिविडेंड। तो पहले देखते हैं इंटरिम डिविडेंड क्या है। The interim dividend is the cash dividend which the board of directors of the company announces before the calculation of annual profit। मतलब फाइनल प्रॉफिट कैलकुलेशन से पहले कंपनी ये डिक्लेयर करता है इंटरिम डिविडेंड। वो बोर्ड के हाथ में है, बिटवीन 2 AGM। इट इज डिक्लेयर्ड एट एनी टाइम बिटवीन द 2 एनुअल जनरल मीटिंग। 2 AGM के भीतर वो डिक्लेयर कर सकता है। It is announced by the board of directors but subject to approval by the shareholders। ये अनाउंस कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, but subject to approval of shareholders। The provision relating to interim dividend are as follows। The interim dividend is authorized by the articles of association and declared by the board। interim dividend तभी दे सकते हो अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो मौजूद है and it is declared by the board। It is declared during the financial year। financial year के भीतर ही इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। The interim dividend is declared and paid between 2 AGM annual general meeting के भीतर ये करना पड़ेगा। The sources of interim dividend। The surplus profit and loss account। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सरप्लस है तो इस्तेमाल कर सकते हो। Profit generated in the financial year in which the interim dividend is to be declared। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर सरप्लस है, अगर फाइनेंशियल ईयर में कोई प्रॉफिट जनरेट होता है वहां से दे सकते हो। प्रॉफिट जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। मतलब अगर आप एनुअली नहीं देना चाहते हो, 2 क्वार्टर और 3 क्वार्टर के बाद अगर आपको लग रहा है बहुत सारा प्रॉफिट हो गया, तब आप टू दैट फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर का प्रॉफिट से भी आप दे सकते हो। बिकॉज आप जानते ही है आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है अगर लिस्टेड कंपनी है तो। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड इज रेगुलराइज्ड इन AGM। ऑब्वियसली आपको उसको क्या करना पड़ेगा? रेटिफाइड कराना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा, रेगुलराइज करना पड़ेगा इन AGM। If the company has incurred a loss during the current financial year up to the end of the quarter। अगर कंपनी जिस फाइनेंशियल ईयर में लॉस हो रहा है, जिस क्वार्टर में डिविडेंड दे रहा है उसका प्रीसीडिंग क्वार्टर में उसका लॉस हो रहा है, preceding the date of declaration of dividend, the interim dividend is declared at a rate not higher than the average rate of dividend of the preceding 3 financial year। The board of directors has decided to declare the interim dividend on 18/10/2020। आउट ऑफ द बैलेंस अवेलेबल इन द PL अकाउंट। PL में जो बैलेंस अवेलेबल है
though the company has a suffered loss even up to second quarter, मतलब 2019, the rate of dividend of preceding last year, मतलब 2016, 17, 17, 18 and 18, 19, 12%, 18%, 14% and 16%. Hence the interim rate of dividend never exceed more than 14%. That is average rate से ज्यादा उसका exceed नहीं कर सकता है. तो अगर ये कंडीशन तक इसके लिए एप्लीकेबल है, इंटरिम डिविडेंड अगर करंट जिस क्वार्टर के बाद आप देना चाहते हैं, मतलब जिस पीरियड डेट में डिक्लेयर करना चाहते हैं, उस सब प्रेसिडिंग क्वार्टर में अगर लॉस है तो आप डिविडेंड दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये रेस्ट्रिक्शन फॉलो करना पड़ेगा. लेकिन सर लॉस है तो कैसे दूंगा? पास्ट ईयर का रिजर्व नहीं, पास्ट ईयर का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पीएल बैलेंस से आप दे सकते हैं. The amount of dividend shall be deposited in the separate bank account in the scheduled bank within the 5 days of declaration of dividend. All provision relating to final dividend shall be applicable. इसका मतलब सर जैसे आपने सिखाया था 5 दिन, 30 डेज, 7 दिन के भीतर अनक्लेम डिविडेंड सेम यहां पर जाएगा. इन कॉर्पोरेट डिविडेंड हटा रहा हूं. No dividend shall be paid if the company fails to comply section 73 and 74. अगर borrowing and repayment of public deposit violate करते हो तो interim dividend नहीं दे सकते. Auditor's duty about payment of interim dividend. The auditor's duty relating to interim dividend are as follows. Auditor should check whether the payment of interim dividend is permitted by the article of association and approved by the board. The auditor should check whether the interim dividend is declared based on the interim account. Dividend करने से पहले वो interim account prepare करना पड़ेगा, मतलब quarterly account. The auditor should check whether the company has charged adequate depreciation. Well, auditor should check the interim dividend as per the provision of the act. The auditor should check whether the rate of interim dividend paid is not more than the average rate of dividend of the past 3 years. Bracket में लिख दिया, if the company has incurred loss during the current financial year up to the end of the quarter last ended, मतलब preceding quarter. The auditor should check the interim dividend which remain unpaid or unclaimed after 30 days from the date of declaration by the board of directors has been transferred to unclaimed dividend account within 7 days in a scheduled bank. जैसे बोला था. Provision of unclaimed and unpaid dividend. Unclaimed dividend is the dividend paid by the company but not claimed by the shareholders. The unpaid dividend is the dividend that is not paid, rather left unpaid, जो पेमेंट नहीं हुआ है, by the company within 30 days from the date of declaration of dividend. Under section 124 of the Companies Act 2013, the provision of unclaimed and unpaid dividend is as follows. The unclaimed and unpaid dividend should be transferred to the unpaid dividend account in a scheduled bank within 70 days after expiry of 30 days from the date of declaration of dividend. Within 90 days of transferring any account to unpaid dividend account, the company shall prepare a statement of name, address and amount of unpaid dividend and publish in the website of the company. 90 days जब unpaid dividend account पे ट्रांसफर करने के बाद 90 days के बाद, पहले डिविडेंड ट्रांसफर करेंगे, उसका 90 डेज के बाद आप क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे. इसमें उसका शेयर होल्डर का नाम, एड्रेस और कितना अनपेड डिविडेंड अमाउंट है वो सब लिख के आप अपलोड कर देंगे वेबसाइट में. इफ द कंपनी हैज फेल्ड टू ट्रांसफर द अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अगर कंपनी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना भूल गया, बात नहीं करा, तो कंपनी शैल पे इंटरेस्ट 12% पर अमाउंट, जितना दिन ये डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा. Shareholder may apply to the company for the payment of money in a unpaid dividend account. Shareholder क्या करेगा, कंपनी को अप्लाई करेगा ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट से उसका डिविडेंड के लिए, जब उसका मैटर सेटल हो जाएगा. The amount which is transferred to UDA unclaimed dividend account, the remains unclaimed for 7 years. अगर 7 साल तक
ये अमाउंट अनक्लेम्ड रहा, देन ये शैल बी ट्रांसफर विद इंटरेस्ट मिला के वो इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड बोल के एक अकाउंट होता है। आई थिंक ये वर्ड आप लोगों के एसजे मैम सिखाया था आईएफएस के टाइम, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करेंगे। All the share in respect of which dividend has not been claimed for the 7 consecutive year. All the shares, जितना शेयर्स है जिसके लिए ये 7 साल तक आप डिविडेंड क्लेम नहीं हुआ, उसको भी इन्वेस्टर एजुकेशन फंड्स में ट्रांसफर करना है। मतलब गवर्नमेंट का ये सेबी का ये फंड है। द कंपनी इफ फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजन, अगर कंपनी फेल होता है, it shall punishable with a minimum fine of 5 lakh and maximum fine of 25 lakhs. अगर कंपनी का कुछ लेवल में वायलेशन हो जाता है तो 25 लाख तक उसका फाइन होगा। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग अनक्लेम्ड एंड अनपेड डिविडेंड, सेम जो बोला है वही रहेगा। द ऑडिटर शुड चेक द रीजन फॉर अनक्लेम्ड एंड अनपेड, वो चेक करेगा क्यों ये अनपेड एंड अनक्लेम्ड हुआ है। The auditor should verify the statement of unpaid dividend and outstanding amount. वो वेरीफाई करेगा जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है और जितना अनपेड दिखा रहा है मैच कर रहा है और नहीं। The auditor should check whether the amount has been transferred to the unpaid dividend account in the scheduled bank with the specified time limit of 7 days. 7 दिन के भीतर वो ट्रांसफर किया है और नहीं। The auditor should check the amount of interest due to delay in transferring the amount of UDA. आपको पता ही है 7 डेज के भीतर आपको ट्रांसफर करना है, लेकिन इस 7 दिन के भीतर अगर आपने नहीं ट्रांसफर किया, मान लो 4 महीना 5 महीना लग गया ट्रांसफर करने के लिए, तो 4-5 महीने का 12% इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। द ऑडिटर शुड चेक द पेमेंट मेड टू द शेयर होल्डर फ्रॉम यूडीए बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन फॉर द सेम। ऑडिटर चेक करेगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट से जो पेमेंट हुआ है वो किसके बुनियाद पे हुआ है और ये क्या ओरिजिनल शेयर होल्डर है। The auditor should check whether the unclaimed money which remain unclaimed over 7 years has been transferred to investor protection fund. मतलब जो शेयर और इंटरेस्ट ये सब 7 साल तक कोई पेमेंट नहीं हुआ वो ट्रांसफर कर दिया इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में और नॉट। ऑडिटर ये सब चेक करेगा। तो ये 3 क्वेश्चन में ऑलवेज एक आता है, दैट इज फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड। हर साल में आप देखिएगा क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन रहेगा। नाउ 3 एरिया में कवर करूंगा। कैन डिविडेंड बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट? मजे की बात है एक्ट में प्रॉफिट बोला है, आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट, आउट ऑफ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, लेकिन ये प्रॉफिट का मतलब नहीं बोला है वेदर इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैसा प्रॉफिट है? कैपिटल प्रॉफिट। तो उसके रिलेटेड क्या जजमेंट है थोड़ा देखना पड़ेगा। ये यहां पर क्वेश्चन का आंसर 3 प्रकार में होगा। फर्स्ट लीगल जजमेंट, दूसरा प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट एंड थर्ड आपका क्या ओपिनियन है। फर्स्ट लवबॉक एंड ब्रिटिश बैंक ऑफ साउथ अमेरिका, लवबॉक एंड ब्रिटिश बैंक ऑफ साउथ अमेरिका, ये केस में ऑनरेबल जज ने क्या बोला है? कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट कैपिटल एज ए डिविडेंड इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल। कंपनी कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड दे सकता है अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसका ऑथराइजेशन है। फॉस्टर वर्सेस द न्यू ट्रीलैंड लेक एसफेल्ट कंपनी लिमिटेड, द कंपनी कैन पे डिविडेंड फ्रॉम द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल एसेट्स। वेस्ट बॉन्ड शुगर रिफाइनरीज लिमिटेड वर्सेस आईआरसी, उसमें क्या लिखा है? डिविडेंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द कैपिटल प्रॉफिट इफ इट इज रियलाइज्ड इन कैश। माय डियर, मैंने एकदम शॉर्ट करके लिख दिया। लीगल जजमेंट अगर आप लोग को ये लाइन याद रखना वेरी टफ हो रहा है, आप मेन पॉइंट को याद रखिए, केस को इग्नोर कीजिए। लेकिन मैं बार बार बोलूंगा केस लिखने से, स्टैंडर्ड्स लिखने से नंबर का इंप्रेशन अच्छा होता है, तो मैं बार बार बोलूंगा आप लोग लिखिए। लेकिन अगर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो 3 लाइन में लीगल जजमेंट में क्या क्या आया है वो 3 बार पॉइंट्स में लिखिए। In different cases it was held that बोल के लिख दीजिएगा। कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूटेड कैपिटल इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय एओए, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट से कर सकता है लेकिन आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑल ऑफसेट डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट इफ रियलाइज्ड इन कैश।
नाउ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में क्या बोला है? अंडर सेक्शन 213 द डिविडेंड ऑफ फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्स। जो वहां पर बताया था, करंट ईयर प्रॉफिट, पास्ट ईयर प्रॉफिट बोथ, और मनी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट for payment of dividend. The meaning of profit is not defined in the act. It may include both revenue profit and capital profit. Hence, from the above analysis, we can conclude that dividend can be paid out of the capital profit subject to the following restriction. Capital profit out of the issue of shares at a premium cannot be utilized for the payment of dividend because वो act में restriction है. Profit on reissue of forfeiture आप नहीं use कर सकते. Pre-incorporation profit as the company has no existence before the incorporation, वहां से दे नहीं सकते. Although in practice we avoid for payment of dividend from capital profit due to prudence. लेकिन in practice हम लोग क्या करते हैं? हम कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ प्रूडेंस, कारण के लिए. ओके मतलब एक्ट में कुछ नहीं, ये आपका कंक्लूजन है जहां पर आप बोल रहे हैं हाँ कैपिटल प्रॉफिट से दे सकते हैं, लेकिन ये 3 कैपिटल प्रॉफिट से नहीं दे सकते हैं. वन इज प्रीमियम से नहीं दे सकते, सिक्योरिटीज प्रीमियम. दूसरा रीइश्यू से नहीं दे सकते, और तीसरा प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन से आप नहीं दे सकते. प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन आपके साथ परिचय मैंने 3rd सेमेस्टर में किया था, याद करो. यस सर. Yes, sir. नाउ कैन डिविडेंड बी पेड आउट ऑफ कैपिटल? क्या कैपिटल से डिविडेंड दे सकते हो? लीगल जजमेंट किंगस्टन कॉटन मिल, ये पहले भी आप कर चुके हो. किंगस्टन कॉटन मिल में क्या बोल रहा है? इट वाज हेल्ड दैट डायरेक्टर शैल हेल्ड लायबल इफ डिविडेंड पेड आउट ऑफ कैपिटल. इसका मतलब डिविडेंड कभी भी आउट ऑफ कैपिटल से नहीं दे सकते. प्रोविजन एज पर कंपनीज एक्ट अंडर सेक्शन कंपनीज एक्ट में प्रॉफिट से डिविडेंड देने के लिए बोला है, वो चाहे रेवेन्यू और कैपिटल, लेकिन कैपिटल से डिविडेंड कभी नहीं दे सकते हैं. From the above discussion, it is clear that payment of dividend out of capital is not at all permitted, as it indicates the erosion of capital. Okay, capital से कभी डिविडेंड नहीं दे सकते. Now, can dividend be paid without making good past losses? बिना past losses आप क्या डिविडेंड सेट ऑफ कर सकते हैं? आपके करंट ईयर लॉस के बारे में तो बोला है. जजमेंट अमोनिया सोडा वर्सेस आर्थर चैम्बरलेन एंड अदर, वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ इसलिए दिया हूं. इट वाज हेल्ड दैट द कंपनी मे डिक्लेयर डिविडेंड विदाउट मेकिंग द गुड द डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये केस लॉ में फॉरेन केस लॉ है, इंडिया का नहीं, नाम देख के ही पता चल रहा है. बोल रहा है कंपनी डेबिट बैलेंस सेट ऑफ ना करके पीएल का डिविडेंड दे सकता है. लेकिन प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट में क्या बोला है? अंडर सेक्शन 123 में बोला है कंपनी कैन डिक्लेयर और पेड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेस: करंट ईयर प्रॉफिट, पास्ट ईयर प्रॉफिट ए एंड बी आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन. लेकिन पास्ट लॉस के बारे में कुछ नहीं बोला है. लेकिन अंडर सेक्शन 10 ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, अमेंडमेंट एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 अमेंडमेंट हुआ है, होके 2015 अमेंडमेंट एक्ट बना है. नो कंपनी शैल डिक्लेयर डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकता, वो चाहे फाइनल हो और इंटरिम हो, अनलेस कैरिड फॉरवर्ड पास्ट लॉसेस. पास्ट अगर लॉसेस है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आर सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द करंट ईयर. मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट से अगर पास्ट लॉस एंड पास्ट अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अगर सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, तब तक आप क्या नहीं दे सकते? डिविडेंड नहीं दे सकते. ये कहां बोला है? सेक्शन 10 ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट. हेंस नो कंपनी शैल पे डिविडेंड विदाउट राइटिंग ऑफ पास्ट लॉसेस एंड अब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन. ये 2015 के बाद ये दूध का दूध पानी का पानी हो गया. पहले डाउट था, अब कोई डाउट इसके ऊपर नहीं है. तो बोलिए सेक्शन सर. हाँ
सर 123 सबसेक्शन 1 में भी तो यही बोला सर, पास्ट लॉस को बिना किए नहीं दे सकते। ना, ऐसा कुछ नहीं बोला। तुमको लगेगा सर आप वहां पर कैसे लिखा है, मैं यहां का ही पार्ट वहां पर डाल दिया प्रोविजन 123 बोल के। ये पार्ट ही मैंने वहां पर डाला है। मैं जानता हूं, तुम तो ताज मोहम्मद हो, तुम्हारा तो दिमाग चलेगा ही। तुम देखो, एक लाइन में पकड़ा है, बाप रे। ये जो वर्ड बोला है, ये कहां से आया है जानते हो? अंडर सेक्शन 10 ऑफ कंपनीज एक सेकेंड, मेरा is amend ठीक है। अब ठीक है सर। डन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए भी है। प्रोबेबली अगर आप लोग अनुमति देते हैं तो मैं फाइनल अकाउंट्स कराऊंगा, अगर सर अलाउ करते हैं तो। फाइनल अकाउंट सर कॉर्पोरेट में? हाँ, हाँ करिए सर। अगर सर परमिशन देते हैं तो तब भी कर सकूंगा, अदरवाइज नो। देखते हैं, पहले इसको तो खत्म करने दो, उसके बाद उसको देखते हैं। डन। तो हम लोगों का 45 मार्क्स कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिट, जहां पर हम लोगों ने ऑडिट का डिफरेंस, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, फ्रॉड, ऐसे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट कराया। इसके बाद थर्ड चैप्टर हम लोगों ने कराया है, थर्ड चैप्टर रिलेटिंग टू, बोलो, ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट। उसके बाद हम लोगों ने कंपनी ऑडिट कराया है, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रोटेशन, सीलिंग, लायबिलिटी, राइट्स, कारो। उसके साथ था डिविडेंड। मैं दिखाता हूं आपको इसमें क्या क्या था। कंपनी ऑडिटर में क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट एंड रोटेशन, रिमूवल, रेजिग्नेशन, रेम्यूनरेशन, राइट एंड ड्यूटीज, लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर पूरा कंप्लीट किया। डेप्रिसिएशन कंप्लीट किया। डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड, उसका कॉन्सेप्शन, दैट इज फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एंड अनक्लेम्ड एंड अनपेड डिविडेंड। प्रोविजन ऑफ द एक्ट, लीगल डिसीजन, मतलब डिविडेंड पेमेंट का जो लीगल डिसीजन मैंने कराया है, ऑन ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी। तो पूरा हम लोगों का ऑडिट, कंपनी ऑडिट कंप्लीट। रिपोर्ट मैंने कल कंप्लीट कर दिया था। मेरे लिए सिर्फ एक ही चैप्टर बाकी रहता है, दैट इज द अदर थ्रस्ट एरिया ऑफ ऑडिट। अदर थ्रस्ट एरिया ऑफ ऑडिट मेरा लास्ट चैप्टर रहता है। मैं वहां पर कॉस्ट ऑडिट है, वहां पर टैक्स ऑडिट है। मैं कोशिश करूंगा वो कंप्लीट करने के लिए। वो कंप्लीट हो जाता है तो मेरा ऑडिट 55 मार्क्स कंप्लीट। शौनबाज सर ऑडिट प्रोसीड्योर कराएंगे और वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन कराएंगे, तो इसके साथ ही मेरा ऑडिट का पार्ट पूरा समाप्त हो जाता है। सर चैप्टर 6 खत्म हो गया सर, ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट खत्म। सर वो तो सर आप 6.2 से कराए, उसके पहले तो नहीं हुआ सर। सब था, आप देख लीजिएगा रिपोर्ट खोल के, मैं आपको बता देता हूं। चलिए आप लोग खुद बोलिएगा। चलिए आ जाते हैं। ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट सर्टिफिकेट का डिफरेंस कराया है, यस और नो?
यस सर। Yes, sir. Yes, sir. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कराया है। यस सर। Yes, sir. कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एसएच 700 कराया है। यस। ट्रू एंड फेयर व्यू कॉन्सेप्ट कराया है। Yes. हाँ। मेटीरियलिटी कराया है। यस। बस ऑडिट रिपोर्ट खत्म। हाँ, यहां पर कारो कभी आता है, मतलब कारो इंटरचेंजेबली, कारो यहां पर भी का पार्ट है, कारो वहां का भी पार्ट है। कारो यहां से भी क्वेश्चन में आ सकता है, वहां से भी क्वेश्चन में आ सकता है। डन। यस सर। Yes, sir. चलिए, आधा थ्रस्ट एरिया करने से हम लोगों का ऑडिट का पार्ट समाप्त होता है। कोशिश करूंगा मैं आधा थ्रस्ट एरिया कंप्लीट करने के लिए। सर कंपनी अपना एसेट बेचकर डिविडेंड दे सकता है? ना, नहीं दे सकता। लॉजिकली नहीं, कंपनी ऐसा